गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था, समझना ध्यान से। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल लिए थे। पहला एग्जाम्पल था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये इफेक्ट केवल पार्टिकल नेचर से शो कर सकते हो, वेव नेचर से शो नहीं कर सकते। सेकंड एग्जाम्पल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आज अपने को स्टडी करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो लाइट की पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ये पार्टिकल नेचर को शो करती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है समझना। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई मेटल रोड है, ठीक है। इस मेटल रोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बाइंड है। इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर न्यूक्लियर फोर्स से क्या है, बॉन्ड है। अब उसको रिलीज करना हो, न्यूक्लियस फोर्स से फ्री करना हो, तो जितना न्यूक्लियर फोर्स के लिए बॉन्डिंग एनर्जी है, उस बॉन्डिंग एनर्जी के इक्वल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैंने इनके ऊपर बीम ऑफ लाइट डाला, बीम ऑफ लाइट की एक बीम डाल रहा हूं। इस लाइट की जो एनर्जी है वो एनर्जी एच न्यू है, एनर्जी ऑफ फोटोन। पार्टिकल फॉर्म में एनर्जी ऑफ फोटोन होती है एच न्यू। एच प्लांक कांस्टेंट और न्यू क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। इससे इलेक्ट्रॉन यहां मेटल से फ्री होकर के मेटल सरफेस पे आ जाएगा। मेटल सरफेस पे आने का मतलब न्यूक्लियस का बॉन्ड फ्री हो गया, एनर्जी गेन करके ये यहां से यहां तक आए। अब एक चीज समझना, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर फोर्स से फ्री करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो कहलाती है थ्रेश होल्ड एनर्जी। क्या कहलाएगी, थ्रेश होल्ड एनर्जी। इसी थ्रेश होल्ड एनर्जी को दूसरा नाम देंगे वर्क फंक्शन। क्या नाम देंगे, वर्क फंक्शन। अब समझो, थ्रेश होल्ड एनर्जी को अपन लिखते एच न्यू से। अब थ्रेश होल्ड एनर्जी का मतलब कि ऐसे फोटोन जिनकी मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। दोबारा समझना बात को मेरी। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर फोर्स से फ्री करवा करके सरफेस तक लाने के लिए, मेटल था, मेटल के सरफेस तक लाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है वो थ्रेश होल्ड एनर्जी है। ये एनर्जी उन फोटोन में होगी जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था। मैंने एच न्यू फोटोन डाला और यहाँ पे एच न्यू जीरो लिए। ये एच न्यू जीरो क्या है, थ्रेश होल्ड एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी कौन सी है, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसको नॉर्मली ऐसे समझना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया इतनी एनर्जी लेकर एच न्यू जीरो, जिसको मैंने वर्क फंक्शन नाम दिया। अब ये वर्क फंक्शन क्या है समझना। मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं इस बोर्ड को इस वॉल से अलग कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं। अब ये बोर्ड इस वॉल के अंदर फिट किया, बॉन्डेड है वॉल के साथ। अगर मैं इसको हटाता हूं तो मेरी एनर्जी खर्च होगी, कंज्यूम होगी। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, वर्क फंक्शन में। अगर मैंने इस बोर्ड को उतार दिया
मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं केवल बोर्ड को वॉल से अलग कर सकता हूं, अलग करते मेरी एनर्जी खत्म होगी सारी। इसका मतलब मेरे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल एनर्जी थी। अगर मेरे पास इससे ज्यादा एनर्जी है तो पहला काम मैंने किया, इस बोर्ड को वॉल से अलग किया, वो वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब मैं इस बोर्ड को अपने कंधे पे रख के अपने घर ले जाऊंगा, तो जब पहले बोर्ड हटाया वो वर्क फंक्शन, अब मैं इसको अपने घर ले जा रहा हूं तो ये मूविंग फेज में आ गया बोर्ड। अब जो मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो फोटोन इसके ऊपर आकर के टकरा रहे थे, इसके ऊपर स्केटिंग कर रहे थे, अगर इस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन की एनर्जी के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन यहीं तक जाएगा। अगर ये सिचुएशन है कि जो फोटोन इसके ऊपर आके गिर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, इसका मतलब इसमें से इतनी एनर्जी तो कंज्यूम हो गई। अब जो रिमेनिंग एनर्जी बची वो इस इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाएगी, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को आगे लेके जाएगी। ये कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है समझना, ये जो फोटोन की एनर्जी थी वही तो इलेक्ट्रॉन को लेके गई। इस फोटोन की कितनी एनर्जी, ये तो यहां कंज्यूम होगी, इसका मतलब रिमेनिंग एनर्जी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एच न्यू माइनस एच न्यू 0, ये इलेक्ट्रॉन को आगे लेके जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। ये डायग्राम मैं दोबारा बनाऊंगा इक्वेशन लिखने के बाद में। एक दूसरा डायग्राम और यहां बना देता हूं, उसको भी समझना। ये सारे डायग्राम आपके बुक में नहीं है, केवल समझने के लिए है। मान लो मैंने एक वैक्यूम ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब, अच्छी सी ले लेते हैं। ये मेरे पास एक वैक्यूम ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, वैक्यूम है कंप्लीटली, वैक्यूम ट्यूब। इस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करना है, तो मैंने इस पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इधर मैंने कैथोड लिया, कैथोड, इधर मैंने एनोड ले लिया, एनोड प्लस और कैथोड माइनस। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को सर्किट से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, सर्किट से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्किट लगा रहा हूं। अब ऐसे समझो, यहां पे मैंने उस मेटल का कोटेशन किया जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि जो लाइट बीम आकर के स्ट्राइक करेगी मेटल पे, तो वहां मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायरमेंट होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इक्वल एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी तो फोटोन आती, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। लो किस ग्रुप की होती है? फर्स्ट की। फर्स्ट ग्रुप में भी लो किसकी होती है? सीजियम की। तो मोस्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीजियम यूज करते हैं ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैंने यहां पे लाइट बीम स्ट्राइक किया, ये बीम ऑफ लाइट है जो इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है आकर के, ऐसे बीम ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लाइट है। जैसे ये लाइट आकर के मेटल पे स्ट्राइक करेगी, जैसे ये लाइट आके मेटल पे स्ट्राइक कर रही थी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ऐसे इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, यहां नाम लिख रहा हूं, फोटोन से रिलीज हुए फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रॉन। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे उनको एनर्जी मिली थी वर्क फंक्शन के इक्वल, उसके बाद मूव कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रॉन, वो काइनेटिक एनर्जी से कर रहे थे। अब इस पूरे प्रोसेस को मैथमेटिकल फॉर्म में ले रहा हूं, समझना। मान लीजिए मैंने
इस एनर्जी के फोटोन को मेटल पे स्ट्राइक करवाया, एच न्यू, फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। जैसे ही मैंने इसको स्ट्राइक कराया ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एच न्यू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं ले लेता हूं हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब समझना मेरे पास तीन सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, एच न्यू इक्वल है एच न्यू 0 के। स्ट्राइकिंग एनर्जी वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाना, तो वो तो हो ही गया वर्क फंक्शन तक। केवल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं करेगा। ये सिचुएशन हो एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू 0, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, ये शो होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी, नॉट इक्वल 0, ये पॉजिटिव आएगी। थर्ड सिचुएशन, एच न्यू स्ट्राइक जो कर रहा है फोटोन, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये तीन सिचुएशन। अब वापस इसको समझना, ये कोई काम का नहीं, आपके नॉर्मल समझने के लिए था। पॉइंट नंबर 1 समझो। मेरे पास में ये मेटल रोड थी, इस मेटल में यहां इलेक्ट्रॉन मेटल से बाइंड था, इस पे मैंने बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग किया, बीम ऑफ लाइट, इस लाइट की एनर्जी थी एच न्यू। ये ओरिजिनल डायग्राम बना रहा हूं, ये मेटल है मेरे पास, मेटल रॉड या मेटल क्रिस्टल। जैसे ये बीम ऑफ लाइट आकर मेटल पे गिरी, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के सरफेस पे आ गया। यहां तक जो एनर्जी खर्च हुई, कंज्यूम हुई, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी का दूसरा नाम है वर्क फंक्शन। क्या नाम है? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। अब अगर मान लो एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू 0 है, तो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को आगे लेके जाएगी। ये एनर्जी कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी? इस टोटल एनर्जी जो इसको मिली एच न्यू, इसमें से जो कंज्यूम हो गई यहां से यहां तक वो माइनस कर दो, एच न्यू 0। ये ओरिजिनल डायग्राम है। अब इससे चेक करो एच न्यू किसकी इक्वल हुआ? एच न्यू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसके दो पार्ट बन गए अपने पास में, एच न्यू 0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसको मैं चाहूं तो के ई शो कर सकता हूं काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है? एच न्यू 0 माइनस एच न्यू। न्यू क्या है? स्ट्राइकिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी, और म्यू नॉट क्या है? फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल होगा, एच कॉमन आ जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी, पॉइंट नंबर 3। वी स्क्वायर इक्वल होगा 2 को इधर ले आओ, 2 एच न्यू 0 न्यू अपॉन एम को इधर ले आओ अपॉन इक्वेशन नंबर 4। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 2h न्यू 0 न्यू अपॉन एम। इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल भी कराएंगे आपको, ये अच्छे से पॉइंट याद रखना है।
ये फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है। केवल ये एक फॉर्मूला याद रखो, इस एक फॉर्मूले से बाकी सारे फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे। कुछ भी नहीं किया मैंने, एच न्यू बराबर एच न्यू 0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये काइनेटिक एनर्जी को। आगे के फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हो, आराम से देख लो इसको। ये इसका डायग्राम था ओरिजिनल। अब इस डायग्राम को देखना वापस एक बार, यहां से मैं कर्व ले रहा हूं, समझना। कर्व समझना ध्यान से, बुक में नहीं है कर्व, बुक में तो केवल आपके इतना सही है, ये इक्वेशन और ये डायग्राम, ये वाला। अब अपन ये जो डायग्राम ले रहे हैं वो इसकी पार्टिकल नेचर शो करने के लिए ले रहे हैं, समझना। इस साइड में मैंने लिया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इस साइड में मैं ले रहा हूं स्ट्राइकिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह का कर्व आएगा, ऐसा, मतलब यहां तक तो ये एच न्यू में कन्वर्ट हो गया था, एच न्यू 0 में। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है, ऐसे समझो। इस बोर्ड को यहां से वॉल से हटाने के लिए मुझे ऊर्जा चाहिए 5 किलो जूल। मेरे पास एनर्जी है 50 किलो जूल या 40 किलो जूल या 10 किलो जूल, ठीक है। ये 5 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी किसमें, वॉल से बोर्ड को अलग करने में। अब मेरे पास बची 45 किलो जूल, जिससे मैं इस बोर्ड को यहां से यहां तक मूव करके ले जाऊंगा, ये काइनेटिक एनर्जी। 40 में से 5 कम हो गई, 35 बचा, पहले 45 था, तो मैं इसको यहां से यहां तक ही ले जा पाऊंगा। 10 में से 5 कंज्यूम हो गई, 5 रिमेनिंग बची, उससे मैं इसको यहां तक ले गया। तो इसका मतलब ये था कि H की यहां मैं ले रहा हूं एच न्यू, यहां मैं ले रहा हूं एच न्यू 0, तो ये H से H तो कैंसिल हो गया। जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा था वो फ्रीक्वेंसी के कारण ही तो आ रहा था। ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये फ्रीक्वेंसी कम थी। अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एच न्यू की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि H तो कांस्टेंट है। अब ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब दूसरी सिचुएशन समझना, मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी आई ले लिया, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी, सेम रखी। अब ऐसे समझो, फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब एच न्यू तो सेम हो गया, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक सेम हुई कि नहीं हुई, कांस्टेंट होगी। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, ये कांस्टेंट है, तो इसको चेंज करने से इसमें चेंज आएगा, बट मैंने इसको कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो एच न्यू कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। तो इस तरह का कर्व आएगा, ऐसा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आएगी। अब ऐसे समझो, यहां से ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे मैंने बीम ऑफ लाइट डाली, फोटोन, फोटोन, ठीक है। इस फोटोन की जो एनर्जी है वो 5 किलो जूल है। इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने के लिए, यहां लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 10 किलो जूल।
अब बताओ स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी कितनी है, 5 किलो जूल। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस पे लाने के लिए, मेटल से फ्री कराने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 10 किलो जूल। क्या यहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, नहीं होगा। अब ये 5 kg कैसे इंक्रीज हो सकती है, एनर्जी थी h न्यू, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है 6.62 10⁻⁻34 जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड। अब मैं इसको चेंज करूंगा फ्रीक्वेंसी को, तभी तो ये एनर्जी चेंज होगी h न्यू। तो फ्रीक्वेंसी मान लो पहले इतनी थी कि इसकी वैल्यू 5 किलो जूल आई, अब मैं इसको चेंज करूं कि ये 10 किलो जूल आ जाए, बट मैं कह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है। तो फ्रीक्वेंसी सेम रखे और अपन ये चाह रहे कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे भी आए, तो मैं इसको ऐसे कर दूं, समझना। एक फोटोन की एनर्जी E इजिकल टू होता है h न्यू, एक फोटोन की। ये एक फोटोन की एनर्जी 5 kg है, मैं 2 फोटोन ले लूं तो ये इतनी हो जाएगी 2h न्यू। मान लो ये 15 होती तो मैं ऐसे ले लेता E इजिकल टू 3h न्यू। आपने E इजिकल टू फॉर्मूला पढ़ रखा है NH न्यू। एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है, 2 की 2h न्यू, 3 की 3h न्यू। तो अब ऐसे समझना, पर सेकंड नंबर ऑफ फोटॉन्स जो यहां आके स्ट्राइक करेंगे उनके नंबर को इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल सरफेस पे जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो पर सेकंड नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं, वो इंटेंसिटी है। तो अगर मैंने नंबर ऑफ फोटॉन को इंक्रीज किया, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करना हो तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है, तो एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। अब सोचो अगर मैं इसको वेव फॉर्म में मानता कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक वेव नेचर को शो करता है, तो वेव नेचर का मतलब था कि जब मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करता, 5 किलो जूल एनर्जी थी, 10 चाहिए, फ्रीक्वेंसी चेंज करता तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता। मैंने यहां फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, इंटेंसिटी को चेंज किया, फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि मेरे को एनर्जी चाहिए, एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। जब मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करूंगा, पर सेकंड स्ट्राइकिंग फोटोन के नंबर को इंक्रीज करूंगा, तो इसको एनर्जी ज्यादा मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन यहां आके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। इसका मतलब अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी मिली, फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम थी, फिर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। किसकी वजह से, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ये वैसे काम करने है, जनरल नॉलेज के लिए है, वैसे आपकी ये वाला फॉर्मूला पूरा काम आएगा। अब अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अप्रोक्सीमेट सारे पढ़ लिए, अब अपने को स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ना है। स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम समझना, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम आपकी बुक के हिसाब से छोटा सा टॉपिक है स्पेक्ट्रम की स्टडी, बट पहले समझना इसको होती क्या है स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम। अपनी ये कह रहे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। कल अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल, उन सब की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट थी। तो ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर पे स्पेक्ट्रम शो करेंगे। तो ये डिफरेंस के बेस पर स्पेक्ट्रम कैसे बनता है वो अपने को लेना है। तो स्पेक्ट्रम बना के लिए अपने को क्या करना है, समझना, जो भी अपने पास में लाइट है, समझना ध्यान से, जो मेरे पास लाइट है उस लाइट को या तो प्रिज्म में से पास करना है, प्रिज्म,
या ग्रेटिंग में से पास करना है। ग्रेटिंग प्लेट, इसमें से जब मैं इस लाइट को पास करूंगा, किस में से पास कराऊं लाइट को? प्रिज्म या ग्रेटिंग में से, तो इस लाइट की स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है उसी से स्पेक्ट्रम बनता है। मैं लाइट का क्या करना चाह रहा हूं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट किससे करना चाह रहा हूं? प्रिज्म या ग्रेटिंग के द्वारा। जैसे ये लाइट प्रिज्म में से निकलेगी, तो अब मैं मान लो लाइट ये वाली लेता हूं, समझना, ये 1 मिनट और रुको। लाइट, अब इस लाइट के स्कैटरिंग से जो स्पेक्ट्रम बनेगा, वो स्पेक्ट्रम किस में बनता है? स्पेक्ट्रोस्कोप एक अपरेटस है जिससे लाइट का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। इस स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर एक पार्ट तो अपने पास होगा ग्रेटिंग या प्रिज्म, दूसरा लाइट का एनालिसिस करने के लिए अपने पास एक टेलीस्कोप होगा। क्या होगा? टेलीस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर ही लगा होता है टेलीस्कोप, जो लाइट के एनालिसिस के लिए यूजफुल होता है। अगर मैं इस टेलीस्कोप को रिप्लेस कर दूं, टेलीस्कोप को मैंने रिप्लेस कर दिया, मान लीजिए फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म से, फोटोग्राफिक प्लेट और फिल्म से। किसको रिप्लेस किया? टेलीस्कोप को। किससे रिप्लेस किया? फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म, जिसके ऊपर इस लाइट की इमेज बनेगी। ये जो लाइट थी, इसकी इमेज आकर किस पे बनेगी? फोटोग्राफिक प्लेट पर। जैसे टेलीस्कोप को इससे रिप्लेस किया, अब इसको स्पेक्ट्रोस्कोप की जगह नाम देंगे स्पेक्ट्रोग्राफ किसको नाम दिया? स्पेक्ट्रोस्कोप अपरेटस को। और जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा वो कहलाएगा स्पेक्ट्रोग्राफ। जैसा आपने ईसीजी पढ़ा होगा, जो मशीन है ईसीजी करने की वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और जो अपने पास वो फिल्म आती है बन करके जिसपे ऐसे ऐसे एरो बने होते हैं, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। तो यहां अपरेटस का नाम है स्पेक्ट्रोग्राफ, और जो स्पेक्ट्रम की उसके ऊपर पिक्चर आएगी वो कहलाएगी स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रोग्राफ में कन्वर्ट कब होगा? जब टेलीस्कोप की जगह क्या यूज करें? फोटोग्राफिक प्लेट। ये सारी चीजें आपकी बुक में नहीं होगी। आपकी बुक में जो होगी वो अब स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम कितने टाइप के उस बेस पे बताएंगे। तो अब कौन कौन से आएंगे वो समझना। अब जो बता रहा हूं वो आपकी बुक में है। स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो 2 तरीके से की जाती है। स्पेक्ट्रम बनेगा लाइट एनर्जी से। अब एनर्जी कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। रिलीज करे तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उस स्पेक्ट्रम का नाम होगा एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तब जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले तो अपनी ये कहे कि लाइट के एब्जॉर्प्शन के बेस पे या लाइट एमिट के बेस पर स्पेक्ट्रम को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2। एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जो सब्सटेंस अपन ले रहे हैं वो लाइट को स्कैटरिंग करते समय लाइट को एमिट करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। तो इसका पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम। लाइट ये एनर्जी एमिट कैसे कैसे हो सकती है? तो नंबर 1 सनलाइट से हो सकती है। सनलाइट जो होता है वो रेडिएशन को एमिट करता है, एनर्जी को एमिट करता है। या कोई ग्लोइंग बल्ब है, जलता हुआ बल्ब है, चमकता हुआ बल्ब है, वो लाइट को एमिट कर सकता है। या मान लो कोई वैक्यूम के अंदर गैस है लो प्रेशर पर, उस पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करे
लो प्रेशर पे गैस के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करे तब भी वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब ऐसे समझना, मैंने फर्स्ट इसका एग्जांपल ले रहा हूं, समझना ए का एमिशन स्पेक्ट्रम का पहला लिया ए पॉइंट, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये पहला स्पेक्ट्रम है। स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम में आपको एक ही चीज याद रखना है, एक तो एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप के हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसका एग्जांपल है, अगर मैं विजिबल लाइट की बात करूं, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट कल आपने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है, रिलायंस मोबाइल इज वेरी, वेरी का मतलब था विजिबल लाइट, जो अपने हर चीज को विजिबल कराता है। इस लाइट को मैंने स्कैटरिंग करने के लिए प्रिज्म में से पास किया, ये मेरे पास प्रिज्म है। जैसी ये लाइट इस प्रिज्म में से निकलेगी तो इसकी स्कैटरिंग होगी, लाइट की क्या होगी, स्कैटरिंग। तो ये इस प्रिज्म में आई और इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाकर के रुक जाएगी, ऐसे इस तरह से स्कैटरिंग हो रही है। पहले एक साथ थी लाइट, अब इसमें स्कैटरिंग हो रही है इस तरह से, ऐसे। अब ये जब स्कैटरिंग हुई विजिबल लाइट तो 7 कलर आए, सभी कलर के लिए वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट है। जैसा मान लो यहां पे सबसे पहले जो एक लाइन आई, ये इस तरह के कलर से आएगी, विबग्योर, विबग्योर मतलब 7 कलर में ये स्कैटरिंग कर गया। फर्स्ट कलर कौन सा है, वायलेट। सेकंड जो कलर आया मेरे पास में, इंडिको। थर्ड जो कलर आया मेरे पास में, ब्लू। फिर मेरे पास कलर आया ग्रीन। फिर मेरे पास कलर आया येलो। फिर मेरे पास कलर आया ऑरेंज। फिर मेरे पास कलर आया रेड। विबग्योर नाम से ये इस तरह से डिवाइड हो गया, VIBGYOR, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब ये जो कलर बने हैं इसके लिए वेवलेंथ सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। इसके लिए वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा है बट फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। अब यहां से ये जो बना है कलर, ऐसे मान लो मैं अलग अलग कलर से शो कर रहा हूं, चाहे जैसे कलर ले लो, ये लिखे वो कलर नहीं ले रहा हूं, अलग अलग कलर ऐसे ले रहा हूं, समझना। ये मेरे पास में एक कलर की लाइन बन गई, ये मेरे पास दूसरे कलर की लाइन बन गई। इसको ओवरलैपिंग करते हुए ये ओवरलैप कर गया इसको। ये मेरे पास एक तीसरे कलर की लाइन बन गई, ये भी ओवरलैप कर रहा है इस तरह से। ऐसे 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे। तो अब आप ध्यान से देखो, ये कलर ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। ओवरलैप करने का मतलब इनका सेपरेशन नहीं हो रहा, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको कहां देखने को मिलेगा? जब रेनी सीजन होगा तो जो रेनबो बनता है, क्या बनेगा? रेनबो। रेनबो, रेनबो बनते समय आपको, जब इंद्रधनुष बनता है रेनी सीजन में, तो आपको ऐसे कंटिन्यूस 7 कलर दिखाई देते हैं, वो इंद्रधनुष बना होता है पूरा। रेनी सीजन में इंद्रधनुष जो बनता है, जो रेनबो बनता है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। कैसे बनता है? तो वहां याद रखना, ये मेरे पास विजिबल लाइट होगी। रेनी सीजन के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट होगी, वाटर ड्रॉपलेट ये एज प्रिज्म का काम करेगी। रेनी सीजन में इन्वायरमेंट के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एज प्रिज्म काम करती है। वो इस विजिबल लाइट को स्कैटरिंग कर देती है। स्कैटरिंग करने से वो अलग अलग कलर में बढ़ जाता है, जिससे अपने को रेनबो दिखाई देता है। तो रेनबो किसका एग्जाम्पल है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का।
दूसरा मेरे को लेना है, सेकंड समझना, बी पॉइंट, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, एमिशन लाइट स्पेक्ट्रम। एमिशन की जरूरत नहीं, क्यों यहां लिखा है एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें, कैसा है, लाइन स्पेक्ट्रम। ये इसी को दूसरा नाम देते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, चाहे इसको अपन लाइन स्पेक्ट्रम बोल दो या एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोल दो, एक ही बात है। इसमें क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल है वो समझना। यहां एग्जाम्पल लिया था स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट, स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट। यहां मुझे एग्जाम्पल में लेना है वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंसेस, वोलेटाइल सब्सटेंसेस। मुझे ऐसे सब्सटेंसेस लेने हैं जो वेपर में कन्वर्ट होने वाले हो। किसमें कन्वर्ट होने वाला हो, वेपर में। तो इसकी लाइन स्पेक्ट्रम की जो पूरी प्रोसेस है वो मैं यहां ले रहा हूं, समझना। ये मैंने एक बर्नर लिया, इस बर्नर का नाम है, याद रखना आपको, बुनसन बर्नर। इस बर्नर का क्या नाम है, बुनसन बर्नर। ये जो बुनसन बर्नर है, ये साइंटिस्ट का नाम था बुनसन, उस बेस पे इसको नाम दिया बुनसन बर्नर। इससे फ्लेम टेस्ट करते हैं। फ्लेम टेस्ट कैसे करते हैं, ये मेरे पास में वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस जो मैंने ले लिया। वोलेटाइल सब्सटेंस कैसा सब्सटेंस था, वोलेटाइल सब्सटेंस। मान लो मैंने वोलेटाइल सब्सटेंस के रूप में सोडियम ले लिया। वोलेटाइल सब्सटेंस में क्या लिया मैंने, सोडियम, जिसका मैं क्या कर रहा हूं, बुनसन बर्नर फ्लेम के अंदर गर्म कर रहा हूं, मतलब उसका फ्लेम टेस्ट कर रहा हूं। तो समझना, जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा, ये यहां से थ्रू टेम्परेचर क्या लेगा, हीट। इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वो वेपर क्या करेगी, वापस एनर्जी को रिलीज करेगी। जब ये वापस एनर्जी को रिलीज करेगी, एनर्जी एज ए रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होगी। जैसी वोलेटाइल सब्सटेंस बुनसन बर्नर फ्लेम में गर्म करके वेपर में कन्वर्ट किया, और वो वेपर एनर्जी एज ए रेडिएशन फॉर्म के अंदर रिलीज कर रहा है। इस एनर्जी को मैंने प्रिज्म में से पास किया। स्कैटरिंग तो प्रिज्म ही करेगा। जैसे ही मैंने इसको प्रिज्म में से पास किया, तो जो मेरे पास फोटोग्राफिक प्लेट थी, जो मेरे पास फोटोग्राफिक फिल्म थी, वहां पे दो डिफरेंट वेवलेंथ पे ऐसे चमकीली शाइनिंग लाइंस बन गई। एक शाइनिंग लाइन यहां बन गई, दूसरी शाइनिंग लाइन यहां बन गई। एक बनी है, मान लीजिए 589.6 नैनोमीटर पे। नैनोमीटर किसकी यूनिट है, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर डिस्टेंस की यूनिट है, मतलब लैम्डा की यूनिट है। एक मुझे ये जो शाइनिंग लाइन आई वो 589 नैनोमीटर पे मिली। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस वोलेटाइल सब्सटेंस के वेपर में चेंज होने के बाद जो एनर्जी एमिट हुई थी, जो एनर्जी रिलीज हुई थी, वो प्रिज्म से स्कैटरिंग करके दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुई। ये ध्यान से देखो, ओवरलैप नहीं कर रहे। जैसे पहले कंटिन्यूस में क्या था, सभी स्कैटरिंग पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, वो कंटिन्यूस था। यहां दो अलग अलग लाइन ऑब्टेंड हुई, इसलिए इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको, लाइन स्पेक्ट्रम। अब कोई ये पूछे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पूरे टेस्ट को बोलते हैं फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। अब कोई ये पूछे कि टेस्ट का मीनिंग क्या है, तो टेस्ट का मीनिंग होता है आइडेंटिफाई करना।
टेस्ट का मीनिंग क्या है? एनालिसिस करना, आइडेंटिफाई करना। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूं समझना। ये मेरे पास में सोडियम है, ये मेरे पास सीजियम है, ये मान लीजिए मेरे पास में कैल्शियम है, ये मेरे पास बेरियम है, ठीक है। इसकी जो साइनिंग लाइन आती है फ्लेम टेस्ट में, बुनसन बर्नर फ्लेम में, वो लाइन आती है मान लीजिए 589 पे नैनोमीटर पे। इसके लिए मान लीजिए आती है 420 नैनोमीटर पे, इसके लिए आती है 550 नैनोमीटर पे, इसके लिए आती है मान लो 650 नैनोमीटर पे। ये इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। अब जब भी बेरियम को बुनसन बर्नर फ्लेम में गर्म करोगे तो उसकी जो फिक्स स्पेक्ट्रम लाइन है उसी वेवलेंथ पे आएगी। ये तो मैंने हाइपोथेटिकल मानी है, कोई से भी मान सकते हैं। अब ऐसे समझो, यहां पे आपको एक अननोन सब्सटेंस मिला सॉरी यहां पे आपको कोई अननोन सब्सटेंस मिला, इनमें से कोई मिल गया, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा है। तो आपने इसका फ्लेम टेस्ट किया, बुनसन बर्नर फ्लेम के अंदर इसको हीट किया, हीट करने से इसकी एनर्जी रिलीज हुई, एमिट हुई। वो एनर्जी प्रिज्म के थ्रू यहां साइनिंग लाइन बनाएगी। वो जो साइनिंग लाइन बनी, यहां जो लाइन बनी, वो मान लीजिए 650 नैनोमीटर पर ऑब्टेन हुई। इसका मतलब ये अननोन सब्सटेंस जो था वो चेक करना है कि 650 नैनोमीटर पर स्पेक्ट्रम लाइन किसके लिए आती है? बेरियम के लिए। इसका मतलब अननोन सब्सटेंस बेरियम था। अब ऐसे समझना, आप जब अपना आधार कार्ड बनाते हो, आधार कार्ड, तो आप अपना फिंगरप्रिंट लगाते हो, इस तरह से उस पर आधार कार्ड पे आपका फिंगरप्रिंट आता है। ये जो फिंगरप्रिंट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है हर एक की। जैसे मेरा जो फिंगरप्रिंट आएगा वैसा आपका नहीं आएगा, सबका अलग अलग फिंगरप्रिंट आएगा। तो जैसे ही मैं मेरे आधार कार्ड में मेरा फिंगरप्रिंट लगाता हूं वो ओपन हो जाता है। या मोबाइल के अंदर अपने लॉक करते हैं फिंगरप्रिंट से, तो जिसने किया उसी के फिंगरप्रिंट से खुलेगा। तो ऐसे इन सब के जो स्पेक्ट्रम आते हैं वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इसलिए इनको फ्लेम टेस्ट के थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये फ्लेम टेस्ट आपके एस ब्लॉक के अंदर आएगा अलग से, ये तो केवल समझाने के लिए है। यहां जो अपने बात करनी थी कि लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम हमेशा एटम्स में बनते हैं, ये वोलेटाइल सब्सटेंस से ऑब्टेन होंगे। इनमें अलग अलग फिक्स जगह पे एक अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे साइनिंग लाइंस बनेगी। जो लाइंस बनेगी उनमें प्रॉपर गैप होगा, कंटिन्यूस नहीं होगी, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको एज ए फिंगरप्रिंट टेस्टिंग के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, मतलब इससे सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दूसरा समझना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो लाइन स्पेक्ट्रम था, एमिशन स्पेक्ट्रम था, वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सेम है। डिफरेंस एक ही है, ये लाइट को एमिट कर रहा था, रिलीज कर रहा था, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। अब ये एब्जॉर्ब कैसे करेगा समझना। ये मैंने कोई सब्सटेंस लिया, इसके ऊपर मैंने लाइट डाली, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। इसमें 7 तरह के वेवलेंथ है, हर वेवलेंथ पे अलग अलग कलर आएगा। तो यहां पे क्या हुआ, ऐसे लाइट जा रही थी, इसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब। बाकी सारी तो लाइट जो थी वो ट्रांसमिटेड होगी, ट्रांसमिटेड।
जो इस सब्सटेंस में से पास होगी वो ट्रांसमिटेड लाइट है, और जो पास नहीं हुई वो एब्जॉर्ब लाइट है। अब मैंने इसको प्रिज्म में से पास किया, ये मेरे पास प्रिज्म है, और यहां मेरे पास फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म है। तो जिस वेवलेंथ की लाइट यहां एब्जॉर्ब हो गई, 7 कलर थे, उन 7 में से एक कलर की लाइट एब्जॉर्ब हो गई। जो एब्जॉर्ब हो गई वो ट्रांसमिटेड नहीं होगी। तो जो एब्जॉर्ब होगी वो इस प्लेट पे आएगी नहीं, तो उसकी शाइनिंग ये आएगी नहीं। तो यहां एक डार्क लाइन बन जाएगी, ये डार्क लाइन बन जाएगी इस तरह से। अगर मान लो ये भी यहां पे एब्जॉर्ब होगी, आगे नहीं गई, ट्रांसमिट नहीं गई, तो एक लाइन यहां डार्क बन जाएगी। अब एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस देखो। एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम जो था वहां एनर्जी एमिट होकर बन रहा था, तो जो एनर्जी एमिट हो रही थी वो जाकर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक शाइनिंग लाइन बना रहा था। और जो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम होगा वहां लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो फोटोग्राफिक पे रीच नहीं करेगी, पहुंचेगी नहीं। तो वहां नहीं पहुंचने से क्या होगा कि वहां शाइनिंग लाइन की जगह डार्क लाइन आएगी। शाइनिंग लाइन आती है तो एमिशन स्पेक्ट्रम है, और डार्क लाइन आती है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो एब्जॉर्प्शन है। एमिशन का उधर एनर्जी रिलीज होने से आया, इसका उधर एनर्जी एब्जॉर्ब होने से आया। एनर्जी रिलीज होने से जो स्पेक्ट्रम लाइन आएगी वो शाइनी आएगी, और इससे जो स्पेक्ट्रम लाइन आएगी वो डार्क आएगी। इस तरह से अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सब कुछ स्टडी कर लिया, स्पेक्ट्रम की स्टडी कर ली। अब अपन कल स्टार्ट करेंगे इस लाइन को, और उसके बाद जैसे मैं कल स्टार्ट करूंगा ये वाला पॉइंट, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए मुझे कल ये वाला लेना है, लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे मैं हाइड्रोजन एटम की लाइन स्पेक्ट्रम लूंगा तो वापस ये फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर वापस यूज आने लग जाएगी। फिर मैं उनको कनेक्ट करूंगा किससे? एनर्जी से। जहां आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको कहा था ये एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लिया, बोर एटॉमिक मॉडल आपने कंप्लीट पढ़ लिया, एनर्जी को कोरिलेट करेंगे कल अपन लाइन स्पेक्ट्रम से। अभी 3 दिन में 3 वीडियोस में जो समझाया है वो आपकी बुक में बहुत थोड़ा सा है, बट उसको समझने के लिए सारी चीजें करनी थी। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। अब आपके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो था ये बोर एटॉमिक मॉडल से बुक में पहले आता है, बट बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने के बाद इनको पढ़ा, अब बोर मॉडल से इसको कोरिलेट करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।